नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। हाजिर हूं मैं उन खबरों को लेकर जो हैं आपके लिए बेहद खास। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भेदभाव की शिकार खेतों में काम करने वाली महिलाएं, किसान मुक्ति संसद में उठा मुद्दा। महिलाओं को किसान का दर्जा और हक दिए जाने की मांग। टीबी से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं भारत में। हर साल बढ़ रहे हैं मरीज। सरकार का साल 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करने का संकल्प। कम होगा स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ। पहली से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी डिजिटल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल। और मशरूम की खेती ने बदली किसानों की तकदीर। उत्तराखंड में कई महिलाएं बनी उद्यमी। कम लागत और ज्यादा मुनाफा। देश की जीडीपी में कृषि का योगदान करीब 18% है। देश में कृषि में महिलाओं का योगदान आधे से 2/3 तक है। महिलाएं खेती से संबंधित लगभग सभी कामों को करती हैं। बावजूद उन्हें आज तक किसान का दर्जा नहीं मिला। खेतीहर मजदूरों में महिलाओं की तादाद तकरीबन 50% है, लेकिन वहां भी उनको पुरुषों के मुकाबले कम मजदूरी मिलती है। देर से ही सही, लेकिन महिला किसानों से जुड़े मुद्दों पर अब चर्चा होने लगी है। हाल ही में दिल्ली में किसान संगठनों ने किसान मुक्ति संसद का आयोजन किया। उस दौरान महिला किसानों का एक खास सत्र हुआ। उसमें क्या खास बातें सामने आई, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये नज़ारा है दिल्ली में हुई किसानों की खास सभा का, जिसे किसान मुक्ति संसद नाम दिया गया। कर्ज मुक्ति और लागत के 1.5 गुना ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसान संसद मार्ग पहुंचे थे। किसानों के इस कार्यक्रम का खास हिस्सा रहा महिला किसानों के सत्र का। महिलाओं ने यहां अपनी कई समस्याएं रखीं, लेकिन उनकी सबसे अहम मांग थी कि कृषि कार्यों से जुड़ी महिलाओं को किसान का दर्जा दिया जाए। महिलाओं को किसानी में महत्व दे और खेती में महत्व दे और उनको किसान माने। जब किसान शब्द हम यूज़ करते हैं, हमारी परिभाषा में आता है पुरुष किसान, पर जब खेती में 70% ऑफ द काम महिला करती है और महिलाओं को सिर्फ काम कराने में रखते हैं और उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, जो उनको मर्यादा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। मौजूदा केंद्र सरकार ने खेती बाड़ी के विकास को काफी महत्व दिया है। वो कई नई योजनाएं लेकर सामने आई है। कई मामलों में वह नई रणनीतियां बना रही है, लेकिन महिला किसानों की दशा को बेहतर बनाने की दिशा में अभी तक कोई अहम पहल नहीं हुई है, जबकि महिलाओं की खेती किसानी में बहुत बड़ी भूमिका है। किसान परिवारों से जुड़ी महिलाएं घर का जिम्मा संभालती हैं और बाहर का भी। गांव देहात की बड़ी आबादी रोजी रोजगार की तलाश में शहर को पलायन कर गई है। ऐसे में खेती के कामकाज का बोझ महिलाओं पर आ पड़ा है। किसानों की असामयिक मृत्यु से भी इन महिलाओं की मुसीबत बढ़ जाती है। यह जग जाहिर है कि गांवों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में 2 गुना अधिक मेहनत करती हैं। करीब 75% कृषि काम वे ही करती हैं। आज खेती में 65% श्रम शक्ति महिलाओं की है। इनमें 46.27% महिलाएं मजदूर हैं और 36% किसान हैं। वे अमूमन छोटी और सीमांत किसान हैं, क्योंकि आधे से अधिक महिला किसानों के पास आधा हेक्टेयर से भी कम जमीन है। कागजों पर तो उनके नाम पर 10% से भी कम जमीन है। इस नाते उनको खेत के लिए ना तो कर्ज मिलता है और ना ही दूसरी सुविधाएं। हमारी कृषि नीतियां उनको किसान नहीं मानती। बैंकिंग क्रांति के बाद भी महज 5% महिला किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। महिलाएं बीज बोने, पौधे लगाने, रोपाई, घास निकालने, सिंचाई, खाद डालने, कटाई और कटाई के बाद के तमाम कामों का अनिवार्य हिस्सा होती हैं।
पशुओं की देखभाल, चारा इकट्ठा करना और दूध दुहना, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल, पानी लाना और जलावन इकट्ठा करना जैसे काम महिलाओं के ही माने जाते हैं। इतनी बड़ी भूमिका के बावजूद उन्हें किसान न मानना उनसे भेदभाव की ही मिसाल है। भूमि अधिकार या खेती पे और घर क्या डिसीजन मेकिंग में हमारा अधिकार, उन सब में महिलाओं को वहाँ पे जोड़ना चाहिए। जब से हरित क्रांति हुई है, नई तकनीक, ट्रैक्टर, टिलर और स्पेयर पुरुषों के हाथ में हैं, जबकि महिलाएं हाथ से ही ज्यादातर कामों को अंजाम देती हैं। इसके अलावा बागवानी और पशुपालन में भी उनकी बेहद अहम भूमिका है। दरअसल आज हकीकत ये है कि गांवों के लगभग 1/4 परिवारों का भरण पोषण महिलाओं पर ही टिका है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। महिला किसानों की स्थिति और चुनौतियों पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जाने माने किसान नेता नरेश सिरोही से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने खास बात की। महिला किसानों के योगदान को किस रूप में लेते हैं? जहाँ तक कृषि के प्रश्न है तो कृषि में भी महिलाओं का जो योगदान है वो अद्भुत है, क्योंकि हमने अपनी माँ को देखा सुबह 4 बजे उठने से लेके और रात दूध जमाने तक, सोने तक, सबको दूध पिला के सुलाने तक उसका जो योगदान था, और साथ में पूरे गांव की महिलाओं का, चाहे पौधारोपण हो, चाहे कटाई का समय हो, अनाज पैदा करने से लेके और अनाज को उठा के संगवा के कोठी तक ले जाने का काम महिलाओं का रहा है। और पहाड़ी क्षेत्र में तो मैं समझता हूँ कि 90% योगदान जो है कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं का ही है। उसके साथ साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो महिलाओं के काम में सहयोग कर सके, उस तरफ भी सरकार का ध्यान है। ये भी अद्भुत है, क्योंकि उनके जो श्रम है, बहुत ही श्रम प्रधान उनका काम रहा है, और जो उनके श्रम बचाने की बात है, उनके जीवन का जो सरलीकरण है वो होना चाहिए, और इस सरकार में उस पर काम हुआ है। और राज्य सरकारों की भी इसमें भूमिका है कि वो महिलाओं के महत्व को समझे, पशुपालन सहित और जितने भी काम हैं उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दे। क्या कृषि यंत्रीकरण जो कि उनके जीवन को सरल बनाए, चाय की पत्ती तुड़ाई से लेके बहुत सारी चीज़ों में, क्या उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको लगता है? देखिए, बहुत सारा काम तो ऐसा है जो हाथ से ही होने वाला है। मान लो जैसे मटर की फली तोड़नी है तो वो हाथ से उसकी अच्छी तोड़ाई होगी। वो देखता है कि मटर की फली जो है ये पकी हुई है कि कच्ची है, दाना पड़ने वाला है कि नहीं है, चाहे मूंग है। तो ऐसे जो बहुत सारा काम है वो तो हाथ से बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे चक्की पीसने का काम है, तो चक्की पहले बहुत श्रम साध्य काम था, लेकिन अब जो चक्की आई है, जो हमारे कृषि अनुसंधान ने भी उस पर रिसर्च करके दिया है, वो बैरिंग वाली चक्की दी है। तो वो चक्की से जो है कम श्रम में ज़्यादा अनाज पीस सकती हैं। रही है, रही चलाने का काम बड़ा श्रम साध्य था, वो सुबह सुबह महिलाएं लगती थी। अब रही बिजली की आ गई हैं, या बहुत सारी नई रहियों का इजाद हुआ है जो बहुत कम श्रम में बहुत जल्दी से मक्खन निकाल लेती हैं। तो इस तरह से काम तो हो रहा है। और जिससे रुपाई का काम है, वो रुपाई की मशीन आ गई हैं, लेकिन महिलाओं के हाथ से जो रुपाई होती है उसकी जो एक संस्कृति है हमारे यहाँ, वो अद्भुत है। जहाँ सरकारों का हस्तक्षेप है, जैसे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाएं बहुत सारे काम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सकती हैं। जो फसलें पैदा होती हैं उनके वैल्यू एडिशन का काम, उसमें सरकार का रोल होना चाहिए, और वो होता भी है। अपने ढंग से वो करती हैं, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, अपने सहकार से करती हैं। लेकिन सरकार की भूमिका हो सकती है कि महिलाओं को वैल्यू एडिशन पे लेके जाना, जो खेतों में पैदा होता है उसका कच्चे माल से पक्के माल में तब्दील करना और उनकी मार्केटिंग करना। जैसे लिज्जत पापड़ का बड़ा उदाहरण है, और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो महिलाएं गांव में जो प्रोडक्शन करती हैं, चाहे वो सिलाई बुनाई कढ़ाई से होगा, कपड़े की रंगाई का होगा, छपाई का होगा, और तमाम तरह की जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं। खाली किसान ही नहीं, किसान के साथ जो और जातियां हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या और जो सरकार की जो भी योजनाएं लागू कराना चाहती है सरकार, वो महिलाएं इसमें बहुत ईमानदारी से अपना रोल अदा कर सकती हैं। दुनिया भर में टीबी की वजह से लगभग 2 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। भारत में तो ये बीमारी हर साल लाखों लोगों का जीवन खत्म कर देती है। पूरी दुनिया में टीबी का सबसे ज़्यादा बोझ भारत पर ही है। इन स्थितियों में टीबी से निजात पाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सम्मेलन में भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का संकल्प लिया। देश में क्या है टीबी की स्थिति, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देखिए, टीबी के इलाज के दौरान थोड़ी सी अगर आपको राहत महसूस होने लगे तो इलाज अधूरा मत छोड़िएगा। आपकी ये गलती ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को दावत दे सकती है और इससे आपकी मुसीबतें जो हैं वो और भी बढ़ सकती हैं। तो ध्यान रहे, पूरा इलाज ही टीबी पर पूरी जीत दिलवा सकता है आपको। और सुनिए, ये जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ पर जांच जो है वो बिल्कुल मुफ्त है, एकदम फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया वर्सेस टीबी के इस सरकारी विज्ञापन के जरिए देश से टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। 14 मार्च 2017 को विश्व टीबी दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इंडिया वर्सेस टीबी कैंपेन को लॉन्च किया। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक देश को टीबी से मुक्ति दिलाई जाए। पिछले 16-17 नवंबर को मॉस्को में विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से आयोजित स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में नड्डा ने टीबी को जड़ से खत्म करने का भारत का संकल्प दोहराया। Recently also we had a meeting with neighboring countries' health ministers, where we also came out with this strategic plan. We also shared with them, and we came with a commitment that we'll be ending tuberculosis by 2025. भारत में टीबी एक गंभीर समस्या है। दुनिया के टीबी पीड़ितों का 5वां हिस्सा भारत में है। देश में हर साल करीब 18 लाख टीबी के मरीज बढ़ जाते हैं। इनमें से करीब 8 लाख मरीज स्मीयर पॉजिटिव होते हैं, जिनसे बीमारी दूसरों को होने का खतरा अधिक रहता है। ऐसे एक मरीज से औसतन 10-15 दूसरे लोगों को संक्रमण हो सकता है। हमारे देश में इस बीमारी से हर तीसरे मिनट में 2 लोगों की और रोज 1000 लोगों की मौत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ट्यूबरक्लोसिस पर 2016 की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में दुनिया के करीब 27% टीबी के मरीज रहते हैं। भारत में टीबी के करीब 1 करोड़ 4 लाख मरीज हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मामले भारत में पाए गए हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी यहीं हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में टीबी के खात्मे को भी शामिल किया है। इसमें ये कहा गया है कि 2015 की तुलना में 2030 तक टीबी से होने वाली मौतों को 90% और टीबी के मामलों को 80% तक कम किया जाएगा। With India in terms of TB is that India is the world's highest burden country. And if you look at the socio-economic impact of this particular disease on an Indian population or India, cost India almost direct as well as indirect cost almost $25 billion annually. टीबी यानी तपेदिक भारत में सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में एक रही है। ग्लोबल हेल्थ एजुकेशन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में भारत में टीबी के 28 लाख मामले दर्ज किए गए। उनमें 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इसकी वजह से हुई। 2015 में टीबी से मरने वालों की तादाद 4,80,000 थी। 2014 में देश भर में टीबी की वजह से 2,20,000 लोगों की मौत हुई। 2013 में टीबी ने 5.5 लाख लोगों की जान ली। 2012 में 3.5 लाख लोग तपेदिक संक्रमण की वजह से मरे। 2015 में देश में टीबी के 28 लाख नए मामले सामने आए। 2014 में नए मामलों की संख्या 22 लाख थी। 2013 में लगभग 6 लाख और 2012 में 3.5 लाख लोगों की मौत टीबी से हुई। देश में 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम NTCP शुरू किया गया था, लेकिन इसमें खास सफलता नहीं मिली। तब कम से कम 85% रोगियों के इलाज और 70% रोगियों की पहचान करने के उद्देश्य से संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP डॉट्स प्रणाली के साथ 26 मार्च 1997 को शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के जरिए हर महीने 1 लाख से ज्यादा रोगियों का इलाज किया जाता है। अब तक किए गए प्रयासों के बावजूद
टीबी पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी कई वजहें हैं। भारत में टीबी बढ़ने के प्रमुख कारणों में टीबी को लेकर जानकारी की कमी, टीबी को लेकर सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी न होना, इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भरता, बीमारी को छिपाना या बताने से कतराना शामिल हैं। बीमारियों पर भारत के खर्च में लगातार कटौती को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। 2015-16 के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य पर कुल जीडीपी के महज 1.6% का प्रावधान किया था, जो 2016-17 के बजट में घटकर 1.2% हो गया। ये दुनिया के कई गरीब देशों से भी कम है। देश को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी जरूरी है। साथ ही जन स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की खास पहल की। अगर ये योजना सफल होती है तो देश में स्कूली शिक्षा के रूप भी बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात, बस्तों के बोझ से स्कूली बच्चों को निजात मिलेगी। इस योजना के तहत पहली से 12वीं कक्षा तक की पूरी पढ़ाई लिखाई डिजिटल तरीके से होगी। उम्मीद है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा गांवों और छोटे शहरों के छात्रों को होगा। एक खास रिपोर्ट। बच्चों को अब जल्द ही इस बोझ से मुक्ति मिल सकती है और ऐसे ब्लैक बोर्ड भी गुजरे जमाने की कहानी बन जाएंगे। बच्चों को ये राहत इलेक्ट्रॉनिक बस्ते से मिलेगी। इसके साथ ही कक्षाओं में डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे। ये योजना केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बनाई है। इस बारे में हुए शुरुआती प्रयोगों के नतीजे उत्साहवर्धक रहे हैं। ई बस्ते पर छात्रों को जरूरी पाठ्य सामग्रियों को डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा गांव और छोटे शहरों के छात्रों को होगा, जिन्हें अपनी जगह पर पढ़ने लिखने की सारी सामग्रियां उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार देश के सभी छात्रों को समान सुविधाएं मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। इसके तहत देश के सभी स्कूलों में ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड लागू किया जाएगा। दरअसल इरादा सभी छात्रों को डिजिटल शिक्षा पद्धति से जोड़ने का है। आज हम ऐसी स्थिति में है कि आने वाले 5-10 साल में हर क्लास में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड करके डिजिटल बोर्ड भी आए और वहां से शिक्षा और प्रगत हो, ये कर सकते हैं। ये डिजिटल एजुकेशन का मुझे अंतिम पड़ाव दिखता है। ई बस्ता और ई पाठशाला कार्यक्रमों का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT पहली से 12वीं कक्षाओं तक के लिए ई सामग्री तैयार कर रही है। परिषद को उम्मीद है कि वो ये काम 1 साल में पूरा कर लेगी। दरअसल वो अब तक लगभग 2350 ई पाठ्य सामग्रियां तैयार कर चुकी है। 53 तरह के ई बस्ते बनाए गए हैं। लगभग 3300 ई बस्तों को डाउनलोड किया जा चुका है। लगभग 44,000 ई पाठ्य सामग्रियां डाउनलोड की गई हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई बस्ते के लिए एक ऐप भी तैयार किया है। इसके जरिए छात्र टैबलेट या एंड्रॉइड फोन पर पाठ्य सामग्री डाउनलोड कर सकेंगे। ई बस्ता को छात्रों की जरूरत के मुताबिक ढालने के लिए सभी शिक्षकों के पास ऑनलाइन सुझाव देने का अवसर होगा। डिजिटल रूप में उपलब्ध शैक्षिक सामग्रियों में लिखित किताबें, एनिमेशन या रेखाचित्र, ऑडियो पुस्तकें और विषय का वर्णन करने वाले वीडियो को भी शामिल किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये योजना अमल में आने के बाद भारत में स्कूली शिक्षा बेहद आसान और सर्वसुलभ हो जाएगी। तो मुद्दे पहले से ही चल रहे हैं हमारे साथ कि बच्चों को ज़्यादा भार नहीं होना चाहिए और ये भी कि भाई जो भी काम करना है उनको वो ज़्यादातर क्लासरूम में होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए उनको होमवर्क दे के जैसे माँ बाप को करना पड़ता है काम, तो नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक अच्छी पहल है। दरअसल दूर दराज के इलाकों के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा देने का इरादा पूर्व यूपीए सरकार ने भी जताया था। इसके लिए आकाश टैबलेट वितरित करने की परियोजना शुरू की गई, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो सकी। जानकारों के मुताबिक ऐसी योजना तभी कामयाब हो सकती है अगर सभी छात्रों को सस्ते टैबलेट उपलब्ध हो और सभी स्कूलों को तीव्र गति के इंटरनेट से जोड़ा जाए। कोई भी एजुकेशन उतनी ही इफेक्टिव होगी जितना कि टीचर जो है वो ट्रेंड है और सेंसिटाइज्ड है कि कैसे उसको डिलीवरी देना।
क्योंकि चाहे वो किताब के माध्यम से दें, चाहे वो टैबलेट के माध्यम से दें, लेकिन उसकी जानकारी टीचर को होना ज़्यादा ज़रूरी है। माना जा रहा है कि मौजूदा सरकार ने पुराने अनुभव से सीख ली है और अब वो डिजिटल शिक्षा की बुनियादी शर्तों को पूरा करते हुए ई बस्ता और ई पाठशाला योजना को लागू करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में मशरूम ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी। मशरूम की खेती का चलन यहाँ पर जोरों पर है। मशरूम की खेती के जरिए यहाँ की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी खुला है। कुल मिलाकर मशरूम से इस राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी उम्मीद जगी है। आइए देखते हैं देहरादून से ये रिपोर्ट। ये है देहरादून जिले में श्यामपुर गांव की अनीता। इन्होंने स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए मशरूम की खेती का तरीका सीखा। उनके पति ये नहीं चाहते थे और उन्होंने अनीता को घर से बाहर निकालने की धमकी भी दी, मगर अनीता ने उसे दरकिनार किया। धीरे धीरे घर के ही एक कमरे को मशरूम की नर्सरी में उन्होंने तब्दील कर दिया। अब अनीता परिवार का आर्थिक सहारा बन गई हैं। मैं मशरूम की खेती करती हूँ। मेरे हस्बैंड बिल्कुल मना करते हैं मुझे करने के लिए ये चीज़, फिर भी मैंने कोशिश करी है। मैंने मशरूम की खेती करनी है। मतलब ये 2,500-3 हज़ार तक मैंने कमा सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को शिक्षा दे सकती हूँ और इसके वजह से मैंने घर में ही उगा रखा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। पड़ोस के गांव की अंजू मशरूम की खेती के जरिए सफल उद्यमी बन गई हैं। एक मशरूम का जीवन चक्र 16 से 23 दिनों का होता है। अंजू सावधानी बरतते हुए मशरूम बैग को छाया में रखती हैं और नियमित अंतराल पर उन पर पानी का छिड़काव करती हैं। हर बैग से 2.5 किलो तक मशरूम का उत्पादन होता है। पहाड़ों पर मशरूम 150 से 200 रुपए प्रति किलो फुटकर में बिकता है। मैम समूह, हम सारी गांव की महिलाएं सब इकट्ठे हुई, हमने सब मिलके समूह बनाया। उसके बाद हम मशरूम उगाना शुरू करा हमने, और जो हमसे उससे आमदनी मशरूम फिर बेचना शुरू किया। और घर ही पे मतलब लेडीज़ जो भी है घर ही पे लेने आ जाती हैं और उसको पैक करके हम बेचते हैं। फिर हमारी उससे आमदनी होती है, फिर हम आगे और बड़ा काम करते हैं और मशरूम उगाते हैं। उत्तराखंड के महिलाओं के बीच मशरूम की खेती को बढ़ावा देने में कई एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खास भूमिका निभाई है। देहरादून में करीब 200 स्वयं सहायता समूह हैं जो मशरूम की खेती को बढ़ावा देते हैं। मशरूम कल्टीवेशन हम लगभग पिछले 15 सालों से कर रहे हैं और 4 प्रकार की मशरूम, हमारी मिल्की मशरूम, ओयस्टर मशरूम, गैनोडर्मा मशरूम जो एक मेडिसिनल मशरूम होती है, और बटन मशरूम के ऊपर हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि गाँव के अंदर महिलाओं को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने बहुत सारे कामों में पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड होती हैं, पहले से ही व्यस्त होती हैं, परिवार देखना है, बच्चे देखना है, इसलिए उनको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि समूह बनाए हुए हैं गाँव में, देहरादून के अंदर हमारे लगभग 200 से ज़्यादा समूह हैं, तो समूह के माध्यम से जो समूह हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन समूह के माध्यम से हम उनको जागृत कर रहे हैं और लगभग 500 से ज़्यादा महिलाओं को हमने इन सारी मशरूम्स के ऊपर आज तक ट्रेनिंग दी है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से उत्तराखंड में मशरूम का पैदावार बीते 4 सालों में दुगना हो गया है। उत्तराखंड में फिलहाल सालाना 10,000 टन मशरूम का उत्पादन होता रहा है। मशरूम की खेती में लागत काफी कम आती है। 20 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है और करीब 45 दिन में ही लागत निकल आती है। इन महिलाओं का कहना है कि पहले तो घर वालों का थोड़ा बहुत विरोध था, लेकिन उसके बाद इनके घर वाले भी इस पहल से जुड़ते गए। साथ ही इनके बच्चे भी मशरूम की खेती में उत्साह दिखा रहे हैं। साफ है कि मशरूम की खेती इन महिलाओं के लिए आर्थिक निर्भरता का एक बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। देहरादून के श्यामपुर से कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब आदिवासी समुदायों के बारे में हमारी श्रृंखला की अगली कड़ी। आज हम बात करेंगे परंग प्रौजा या परांगी प्रौजा आदिवासी समुदायों की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले की कुल आदिवासी आबादी में परंग प्रौजा का हिस्सा लगभग 1/4 है। ओडिशा के कोरापुट जिले में भी प्रौजा आबादी है। परंग प्रौजा आदिवासियों को आंध्र प्रदेश में पीवीटीजी यानी कि आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। आइए रूबरू होते हैं इनके जीवन से।
कुलियागुडा गांव में करीब 30 परिवार हैं। लगभग सभी घर कच्चे हैं, जिनकी छतें खपरेल की हैं। यहाँ इस तरह से घर के सामने एक बरामदे जैसी जगह बनती है, जिसका इस्तेमाल दिन में आराम करने के लिए होता है। इन घरों के दरवाजे आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं। इन दरवाजों की चौखट काफी चौड़ी होती है। चौखट और दरवाजों पर कई तरह के रंग भी होते हैं। दरवाजों पर नक्काशी भी दिखाई देती है। यहाँ इस आदिवासी समुदाय के 9 कुल हैं। इनके सामाजिक जीवन का ताना बाना इन कुलों या कुटुंबों के इर्द गिर्द ही बनता है। पांगी लोग श्रीगाम लोग विवाह थांकर ननी आम आनी करे हमके फोर लाले थांकर ते ननी रही ननी लाले हम सुर नहीं करे इंडी करी आनी करी ताके विवाह करबार खाइसे ताके मांगी करे से आनबार न मांगते जाकर आन लेगी ना और हम खबर खोई बाटाल खबर खोइबो खारडु माराई बाटाल खारडु माराई करी पालन आगे एते तारीख कर बाटा बोली करी से तारीख तले खोई करी और से कुटा में जाकर आई लेगी ना से दिन से विवाह आइसे। प्रौजा आदिवासी प्रौजा भाषा बोलते हैं। परंग प्रौजा आदिवासियों के शहर के नजदीक वाले कुछ गांवों में बिजली, पानी, आंगनबाड़ी और स्कूल जैसी सुविधाएं पहुंची हैं, लेकिन दूर दराज के गांवों में हालात उतने अच्छे नहीं हैं। ఈ గ్రామాల్లో స్కూలు విద్యకి చాలా దూరం అంటే చదువుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఎందుకంటే పాఠశాల భవనం కూడా లేదు అయితే మేము ఉన్నటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ పాఠశాలలో ఒక టీచర్ అనేది ఉన్నారు టీచరు అక్కడ చదువుకోవాలి మీరు చదువుకుంటే అనేక రకాలైన పీటీజీలకి గవర్నమెంట్ నుండి స్కీములు అనేది వస్తున్నాయనేసి 0 నుండి పుట్టిన వెంటనే 6 నెలల వరకు 6 సంవత్సరం వరకు మీరు అంగన్వాడీలో పౌష్టిక ఆహారం అనేది తీసుకోవాలనేది కూడా మేము అవగాహన అనేది చెప్తున్నాం వీళ్ళకి అలాగే ఇక్కడ పోడు వ్యవసాయానికి ఎక్కువగా ఈ ప్రాంతంలో పీటీజీలు కావచ్చు మీ ఇతర జాతులు కూడా ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు వీళ్ళకి ప్రభుత్వం పట్టాలు అనేది ఇవ్వటం లేదు వాళ్ళకి పట్టాలు ఇస్తే కనుక ఎక్కువగా వీళ్ళు పోడు భూముల మీద ఆధారం చేసుకుని జీవిస్తున్నారు వాళ్ళకి పోడు పట్టాలు కనుక ఇస్తే ఇంకా ఎక్కువగా ఆర్థికంగా వాళ్ళు ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది। परंग प्रौजा आदिवासी धीरे धीरे स्थायी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आदिवासी धान के अलावा अपनी परंपरागत फसलें भी पैदा करते हैं। ये आदिवासी जंगल से मिलने वाले कई तरह के उत्पाद जमा करते हैं। इसमें अड्डा पत्ता, इमली, शहद, जामुन और कई तरह के दूसरे फल मिलते हैं। इसके अलावा इस इलाके में आम खूब होता है और यहाँ की महिलाएं बहुत ही स्वादिष्ट और बेहतरीन आम पापड़ तैयार करती हैं। इस इलाके के साप्ताहिक बाजार में करीब 20 से 25 हजार आदिवासी आते हैं। ये बाजार ही आदिवासियों के लिए तफरीह या सैर सपाटे की एकमात्र जगह कही जा सकती है। आदिवासी इलाकों में एक खास बात ये होती है कि यहाँ ज़्यादातर किसान रासायनिक खाद का अपनी फसलों में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उनकी पैदावार की शहरों में अच्छी मांग रहती है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ और नई रिपोर्ट्स के साथ। नमस्कार।